नमस्कार। क्या आप जानते हैं डायबिटीज जिसे मधुमेह भी बोला जाता है या फिर हाई ब्लड शुगर लेवल के नाम से भी जो बीमारी जानी जाती है उसका इलाज पूरे तरीके से संभव है। यदि टाइप 2 डायबिटिक हैं आप तो टाइप 2 डायबिटीज को कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल आप नॉर्मल हो सकते हैं। और अगर टाइप 1 डायबिटिक हो गए हैं आप, जिसमें आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल बंद कर रखा है, ऐसे केस में भी आप अपने इंसुलिन के डोजेस को कम कर सकते हैं और नियमित खान पान पर अच्छे तरीके से ध्यान रख के अपने डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपके परिवार में किसी को शुगर है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, ताकि डायबिटीज को किस तरीके से आप पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं यह आप अच्छे तरीके से समझ लें। डायबिटीज का मतलब होता है बेसिकली जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल। तो हाई ब्लड शुगर लेवल अगर हो जाएगा, सामान्य तौर पर यह 3 तरीके से जांचा जाता है। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, मतलब बिना कुछ खाए लगभग कम से कम 8 घंटे से ज्यादा समय बिना खाए जब निकला हो उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल, आरबीएस के नाम से जाना जाता है, यह फास्टिंग ब्लड शुगर है, एफबीएस। और एक होता है पीपीबीएस। पीपीबीएस का मतलब है पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद। और यह होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब आप दिन में कभी भी चेक कर रहे हो। तो ये वैल्यूज कितनी होनी चाहिए? ये जो है ये 110 से नीचे नीचे आना चाहिए आपका, 110 mg पर डेसीलीटर। ये इससे कम आना चाहिए आपका, तब तो फास्टिंग ठीक है आपकी। ये आरबीएस जो है ये लगभग 70 से 140 बोला जाता है। 70 से 140 है तो आरबीएस ठीक है आपकी। और ये पीपीबीएस में भी लगभग आपका अगर 140 से नीचे नीचे अगर आ रही है आपकी ब्लड शुगर लेवल, तो माना जाएगा कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 140 से नीचे है तो आपकी शुगर ठीक है। इसमें आपकी 70 से लेकर के 140 तक अगर है रैंडम तो वो ठीक है। और फास्टिंग में अगर आपकी 110 से ज्यादा आ रही है, डेफिनेटली उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं शुगर के चेंजेस आपके शरीर में आना चालू हो गए हैं। तो ये 3 चीजों पर ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि शुगर के लिए इनके अलावा, ये तो हो गया ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें आप केवल ब्लड को ग्लूकोज में, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको मॉनिटर करते हैं। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट होता है उसको बोला जाता है HbA1c। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अगर आपका ये 5.5 या फिर अपन यूं कहें कि 6 से अगर नीचे नीचे है तो ठीक है। वैसे तो 5.5 से नीचे ही माना जाता है, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो 5.5 से नीचे होना चाहिए। 5.5 से ज्यादा अगर ये होता है HbA1c, इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आइदर आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए हैं। प्री डायबिटिक स्टेज मतलब कुछ नहीं होता है, प्री डायबिटिक का मतलब है डायबिटीज में बिल्कुल आप दहलीज पर खड़े हुए हैं, ये वाली स्थिति। इससे आपको पता लगता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 महीने में आपका क्या रहा है। तो इसको 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज लेवल का एवरेज वैल्यू भी मानते हैं और इसको HbA1c के ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर जो डायबिटीज के लिए टेस्ट है वो होता है आपका सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड का मतलब होता है कि ये सी पेप्टाइड जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेशन जितना होता है उतना ही सी पेप्टाइड का सिक्रेशन होता है। सी पेप्टाइड के सिक्रेशन से हम ये जान लेते हैं कि इंसुलिन सिक्रेशन कितना है। अगर सी पेप्टाइड आपका कम हो रहा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका इंसुलिन सिक्रेशन भी डेफिनेटली कम होना चालू हुआ है। तो आप सी पेप्टाइड चेक कराते हो, सी पेप्टाइड चेक करा के आप ये देखते हो कि सी पेप्टाइड अगर आपका कम आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इंसुलिन सीक्रेशन भी आपका
डेफिनेटली कम है पैनक्रियाज से, और अगर पैनक्रियाज में इंसुलिन सीक्रेशन कम रहेगा तो निश्चित ही आपकी शुगर ज्यादा रहना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाती है बात कि आपके ये 3 टेस्ट हो गए। अब चौथा एक और टेस्ट होता है जो आजकल बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट माना जा रहा है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में लिथार्जिसिटी कितनी है। चूंकि शुगर को हम कहते हैं राज रोग। राज रोग मतलब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं उनको जो समस्या होती है उसको शुगर माना जाता है। तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस करके एक और प्रॉब्लम चल रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं ने इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया का मतलब होता है कि आपके शरीर की सेल्स जो हैं वो आपके इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग गई हैं, इंसुलिन का कहा नहीं मान रही हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है, हम देखें कि इंसुलिन क्या काम करवाता है। जैसे ही आपने शुगर खाई, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका खाना क्या होता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद फिर खाना आमाशय में अच्छे तरीके से पाचक रसों के साथ मिलता है, और पाचक रसों के साथ जब खाना मिल जाता है तो आंत में उतरता है, और आंत से उतर करके वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो जाता है कहां, लिवर में। और लिवर में जाने के बाद फिर उसको वहां से जाना होता है हार्ट की तरफ, और हार्ट की तरफ जाने के बाद ये पूरा सिस्टम है। यहां से आपने खाना खाया, मुंह से खाना खाया, आमाशय में पहुंचाया, आमाशय से आंत में पहुंचा, आंत से ऐसे करके एब्जॉर्ब होकर के लिवर की तरफ गया, लिवर में मेटाबोलाइज हुआ, और फिर उससे वो सर्कुलेशन में पहुंचा दिया गया, हार्ट में गया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से हार्ट में आया और पूरी बॉडी में पहुंचा। अब वो पूरी बॉडी में जब पहुंचेगा तब पूरी बॉडी में पहुंचा। अब एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, शरीर की कोशिका है। इस कोशिका को आपका ग्लूकोज चाहिए। इस कोशिका को काम करने के लिए क्या चाहिए, काम अगर करना है तो ग्लूकोज चाहिए, तभी तो ये कोशिका ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वो धीरे धीरे करके एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तब ये सेल अपना काम करेगी। यही तो पूरा फेनोमेना होता है। अब इस ग्लूकोज को, जो यहां खून की नली है, खून की नली में ग्लूकोज आ गया आर्टरी में, और ये आर्टरी इस ग्लूकोज को इस सेल में कब पहुंचाएगी, जब इंसुलिन रहेगा। इंसुलिन का ही तो काम होता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को उठा करके सेल में पहुंचाना, यही तो काम था इंसुलिन का। अब ये इंसुलिन तो चाह रहा है कि ग्लूकोज सेल में पहुंच जाए, लेकिन ये सेल जो है ये इंसुलिन के इस काम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करके बैठ गई है। अब ये सेल, इंसुलिन कहेगा ग्लूकोज इसमें चला जा, सेल लेगी ही नहीं, सेल ले ही नहीं रही, क्योंकि सेल ने इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा तो क्या रहेगा कि जो आपका ग्लूकोज है वो आपके बॉडी में ही, ब्लड में ही घूमता रहेगा, और अगर ब्लड में ही घूमता रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ा हुआ रहना चालू हो जाएगा, सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शरीर में ऊर्जा तो रहेगी कम, ब्लड में ग्लूकोज रहेगा ज्यादा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके शरीर धीरे धीरे करके वजन बढ़ाता जाएगा। और अगर ऐसा होना चालू हो गया तो धीरे धीरे करके एकैंथोसिस जनरेट होना चालू हो जाएगी, गर्दन पर लाइनें हो जाएंगी काली काली, माथे पर लाइनें काली काली आना चालू हो जाएंगी। इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ओबेसिटी क्रिएट कराता है। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे लोग बिल्कुल प्रोन होते हैं शुगर होने के लिए। उनको कभी भी शुगर हो सकती है, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में रहते हैं। जिनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, ये मान लिया जाए कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। अगर उनने अभी भी इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा तो धीरे धीरे करके उनके जो पैनक्रियाज है, अब पैनक्रियाज क्या करेगा, जब ये ग्लूकोज सेल तक नहीं जा पा रहा है तो पैनक्रियाज खूब ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट करने की कोशिश करेगा, और जब
पैनक्रियाज को यह लगेगा कि इंसुलिन का सिक्रेशन हम तो पूरा कर रहे हैं और फिर भी ग्लूकोज सेल तक नहीं जा पा रहा, तो गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। ऐसे समय में पैनक्रियाज धीरे धीरे करके इंसुलिन सीक्रेट करना, जितने जरूरत है उतना सीक्रेट करना फेल होना चालू हो जाएगा करने में, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके प्री डायबिटिक और बाद में फिर चल के आप डायबिटिक की कंडीशन में आना चालू हो जाएंगे। और फिर जब पैनक्रियाज धीरे धीरे करके और इंसुलिन का सिक्रेशन करते करते जब थक जाएगा, तब फिर पैनक्रियाज की सेल्स जो हैं लंबे समय के बाद इंसुलिन का सिक्रेशन कम करना चालू कर देंगी। और शरीर में अगर पैनक्रियाज ने इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर दिया, तब फिर जो डायबिटीज होगी, टाइप 2 डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज तब कन्वर्ट हो जाएगी टाइप 1 डायबिटीज में। तब होगा इंसुलिन इनसफिशियंसी, इंसुलिन इनसफिशियंसी आना चालू हो जाएगी, क्योंकि टाइप 1 का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंसी आ जाएगी, इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि शरीर में जो ये पैनक्रियाज होता है, यहां पर ये पैनक्रियाज, यही पैनक्रियाज तो आपके इंसुलिन बनाने का काम कर रहा है। और अगर ये पैनक्रियाज का आइसोलेट्स जो हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज बोला जाता है, ये अगर इंसुलिन नहीं बनाएगा तो फिर इंसुलिन है ही नहीं, तो फिर तो शुगर ज्यादा रहना चालू होगी, क्योंकि शुगर को जो ग्लूकोज है उसको सेल में पहुंचाने का काम तो इंसुलिन ही करता था। अब इंसुलिन का सिक्रेशन ही कम कर दिया इसने। अगर यहां पे कम करना चालू कर दिया तो टाइप 2 डायबिटिक रहेंगे, और अगर यहां से इंसुलिन सिक्रेशन खत्म हो गया, इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो गया, तब फिर ये इंसुलिन जो यहां से सीक्रेट होता था वो आपको यहां से पी तो सकते नहीं, क्योंकि ड्रिप तो सायरप तो आती नहीं इंसुलिन की, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, तो आपको इंजेक्शन यहां पर लगाना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन यहां से निकल नहीं रहा है। तो ये इंसुलिन का यहां से निकलना जब बंद होगा, तब आपको फ्रॉम आउटसाइड इंसुलिन को बॉडी में डालना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस, IDDM। ये होगा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, या फिर बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। अगर ऐसा हो गया है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा बहुत भी ये सेल्स पैनक्रियाज की काम कर रही हैं, थोड़ा बहुत भी अगर उनमें जान बाकी है, तो इस पैनक्रियाज पर अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचा करके, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा करके आप उन पैनक्रियाज की उन सेल्स में जो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं उनमें ताकत भरें, ताकि वो इंसुलिन का सीक्रेशन दोबारा से चालू कर दें। और अगर इंसुलिन सीक्रेशन दोबारा चालू हो गया, तो कई लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन लेते थे, अब इंसुलिन को छोड़ दिया, उन्होंने इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और शुगर ठीक है। कई लोग हैं ऐसे। लेकिन एक डायबिटीज होती है जिसको बोला जाता है जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब जो चाइल्डहुड डायबिटीज जिसको बोला जाता है, बच्चों में जो डायबिटीज होती है, उस केस में पैनक्रियाज बिल्कुल ही डेड हो जाता है। जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज है, जो आइसोलेट्स हैं पैनक्रियाज की, वो सेल्स बिल्कुल डेड हो जाती हैं, इंसुलिन बिल्कुल सीक्रेट नहीं हो रहा होता है। ऐसे कंडीशन में बाहर से इंसुलिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है उसको, तो इंसुलिन डिपेंडेंसी आ जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, समझ भी नहीं पाते क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन उनको डायबिटीज हो जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो हैं वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं। ऐसे कंडीशन में अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट होना चालू हो गया है। तो अगर जुवेनाइल डायबिटीज, बच्चे, छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाए, अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन भी कराया जा सकता है, पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में आइसोलेट्स अगर ट्रांसप्लांट हो जाएंगी तो धीरे धीरे बीटा सेल्स दोबारा दूसरी आ गई, अब इंसुलिन सिक्रेशन चालू हो जाएगा। अब वो दोबारा खराब ना हो जाए कहीं, इसके लिए रेगुलर रूटीन का फॉलोअप करना पड़ेगा, डाइट, एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज रखना पड़ेगा, तो आपकी ये इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट बाहर से थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, और आपका शरीर ही, आपके आइसोलेट्स, आपकी बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करना चालू कर देती हैं, और आपकी शुगर पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। ये तो हो गई कहानी कि शुगर में क्या टेस्ट होते हैं, किन किन चीजों पर हमें फॉलोअप करना चाहिए, और शुगर के होने का मूल कारण क्या होता है। ये अब मूल कारण क्या है, केवल ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली शुगर की प्रॉब्लम आने वाली है। और पैनक्रियाज सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि
पैनक्रियाज पर स्टिमुलेशन नहीं है, पैनक्रियाज पर कोई वर्क मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, पैनक्रियाज जो है वो लेथार्जिक पड़ा हुआ है, सेडेट हो रखा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करी जा रही थी, जिसकी वजह से पैनक्रियाज पर एक्टिवेशन का इफेक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेशन कम कर दिया। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता है। आशा है ये जो कारण है ये समझ में आए। अब लोग कहते हैं कि पैनक्रियाज को तो छोड़ो, करेला खा लो या फिर मेथी पी लो, इससे शुगर ठीक हो जाएगी। तो शुगर ठीक तब होगी जब पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेशन चालू हो जाएगा। अगर यहां से इंसुलिन नहीं निकल रहा तो बाहर से आप कितना भी करेला, कितनी भी मेथी खा लो, शुगर मैनेज हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। ठीक होने का मतलब होता है पैनक्रियाज को एक्टिव कर दो, पैनक्रियाज जितना एक्टिव रहेगा, पैनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा तो शुगर ठीक रहेगी। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि शुगर को मैनेज करने के लिए हमें किन किन चीजों का, इस पैनक्रियाज को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हैं, डाइट का फॉलोअप हमको करना है तो कैसी डाइट हमको लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।